साल 1950 पीट्सबर्ग, जहां पर हमें ट्रॉय नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ गार्बेज कलेक्टर का काम करता है। ट्रॉय की जिंदगी ठीक ठाक है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा है जिसका नाम कोरी है। इसके बाद ट्रॉय काम खत्म करके अपने दोस्त के साथ अपने घर पर आता है। उसे पता चलता है कि उसके बेटे की पास ही के स्टोर में जॉब लग गई है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी बताती है कि कोरी का स्कूल की फुटबॉल टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। ये सुनकर ट्रॉय को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें कभी भी स्पोर्ट्स में सरकार आगे नहीं बढ़ने देती। उसकी पत्नी बताती है कि तुम्हारा जमाना कुछ और था, जमाना अब बदल चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ट्रॉय अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो नहीं चाहता कि उसका बेटा कोरी फुटबॉल खेलने में अपना टाइम वेस्ट करे, इसीलिए वो उसके फॉर्म पर साइन नहीं करता। साथ ही उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन मेरे कलर की वजह से कभी मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे अंदर जो डर, जो घृणा है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बेटे के अंदर भी वही डालो। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा फुटबॉल खेले। और वैसे भी उसने फुटबॉल को अपना करियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा, बस वो स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलना चाहता है। साथ ही जिस वक्त में तुम पैदा हुए थे वो दौर कुछ और था, अब दौर बदल चुका है। ब्लैक लोग फुटबॉल, बास्केटबॉल और हर एक गेम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार उन्हें सपोर्ट करती है। उसकी बातों पर ट्रॉय को विश्वास नहीं होता। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती है। तभी यहाँ पर ट्रॉय का बड़ा बेटा आ जाता है जो कि उसकी पहली पत्नी का बेटा है। दरअसल उसने 2 शादियां की है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी की। और अब ट्रॉय अपने बड़े बेटे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वो जब भी आता है पैसे मांगने के लिए आता है। ट्रॉय उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। उसका बेटा कहता है कि मेरी वाइफ काम करती है, जल्दी मुझे भी काम मिल जाएगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ट्रॉय कहता है तुम भी मेरी तरह कचरा उठाने का काम करो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर उसका बड़ा बेटा कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं। ट्रॉय कहता है कि तुम एक आलसी इंसान हो जिसे म्यूजिक से प्यार है और म्यूजिक के अलावा तुम कुछ नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत गलत तरीके से की, इसीलिए तुम किसी काम के नहीं रहे। इस बात पर उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरी मॉम ने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया, और जब मेरी मॉम मुझे बड़ा कर रही थी तब तुम कहाँ थे? तुम्हें मेरी मॉम और मुझ पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी यहाँ पर ट्रॉय की पत्नी आती है और अपने स्टेप सन को, यानी कि ट्रॉय की पहली पत्नी के बेटे को $10 दे देती है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रॉय अपने छोटे बेटे को फैंस ठीक करने का काम देना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा फुटबॉल मैच खेलने के लिए गया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें उसे फुटबॉल में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसका छोटा भाई आया है जो पहले आर्मी में था। उसने जापान के खिलाफ वॉर लड़ी थी और उस वॉर में उसके सर पर गोली लग गई थी, जिससे उसकी जान तो बच गई, पर अब वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। वो सड़कों पर गाना गा रहा होता है। तभी ट्रॉय की पत्नी उसके पास जाती है और कहती है कि घर के अंदर आओ, हमने खाना बनाया है, और वो उसके लिए खाना लाने चली जाती है। तभी उसका हस्बैंड भी अंदर आ जाता है और बताता है कि मेरा भाई यहाँ से वापस चला गया। अब उसकी पत्नी कहती है कि हमें उसे किसी नर्सिंग होम में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से खाना नहीं खा रहा, केयर की जरूरत है। पर यहाँ ट्रॉय के दिल में एक अलग ही गिल्ट होता है। वो कहता है कि मेरे भाई को वॉर के बाद जो $3000 मिले थे, मैंने उन पैसों का ये घर खरीद लिया। अगर मेरा भाई पूरी तरह से नॉर्मल होता तो वो आज खुद इस घर में रह रहा होता। दरअसल ट्रॉय चाहता है कि उसका भाई उसके साथ इसी घर में रहे, पर उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो इनके साथ नहीं रहता। ट्रॉय की पत्नी कहती है कि तुमने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया। आज ये सारे पैसे उसके पास भी होते तब भी वो इन पैसों का कुछ नहीं करता। इसके बाद ट्रॉय की पत्नी घर से चली जाती है और अब ट्रॉय का बेटा फुटबॉल खेलकर वापस आ जाता है। ट्रॉय कहता है कि तुम्हें फेंस को लगाना होगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद ये दोनों के दोनों फेंस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ट्रॉय का बेटा कहता है कि आपको मेरे फॉर्म पर साइन करना चाहिए। ट्रॉय साफ साफ मना कर देता और कहता है कि जो जॉब तुम्हें मिला है तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। उसका बेटा कहता है कि वो जॉब मैंने छोड़ दिया। इस बात पर ट्रॉय
को गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है पर उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता और नाराज होकर वहां से चला जाता है। आज ट्रॉय को कमिश्नर ने बुलाया होता है और अब जब वो कमिश्नर के पास जाता है तो कमिश्नर उसे बताता है कि जिस कचरा गाड़ी में तुम कचरे को डालते हो अब से तुम उसके ड्राइवर हो। दरअसल ये पहली बार हुआ होता है कि किसी ब्लैक आदमी को कचरे की गाड़ी के ट्रक का ड्राइवर बनाया गया है। आज से पहले शहर में सिर्फ व्हाइट लोग ही ड्राइवर थे। अब वो खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि शहर का मैं पहला ब्लैक ट्रक ड्राइवर हूँ। उसका दोस्त भी वहीं पर होता है और अब उसका बड़ा बेटा भी आ जाता है। वो ट्रॉय को उसके पैसे वापस लौटाना चाहता है जो उसने कुछ दिन पहले लिए थे, पर ट्रॉय मना करता है, पर उसकी पत्नी वो पैसे ले लेती है। यहाँ पर अब ट्रॉय का छोटा भाई भी आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, तुम किसी और के घर पर रहते हो जिसका रेंट मुझे देना पड़ता है, इस वजह से मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। पर उसकी पत्नी कहती है कि इस बारे में दोबारा बात कभी मत करना, इस बात से तुम्हारे भाई को बुरा लगता है। साथ ही तुम्हें अपने बेटे के फुटबॉल टीम वाले फॉर्म पर साइन भी करना चाहिए। पर वो इस बात से मना कर देता और घर से बाहर निकल जाता है। और अब वो अपनी पत्नी और बड़े बेटे को बताता है, जब मैं 14 साल का था तो मेरे पिता मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे, इसीलिए मैं घर छोड़कर इस शहर में आ गया। अपना पेट पालने के लिए मैंने चोरियां की। एक बार जब मैं चोरी कर रहा था तो एक व्हाइट मैन के ग्रुप में से एक व्हाइट मैन ने मेरे ऊपर गन तान दी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर चाकू से हमला किया। मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने उसका मर्डर किया था। मुझे 14 साल की सजा हो गई, जिसके बाद मैंने जेल में ही बास्केटबॉल खेलना सीखा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटों के साथ भी ऐसा ही हो। तभी उसका छोटा बेटा प्रैक्टिस करके घर वापस आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके पिता ने यानी कि ट्रॉय ने अब तक उसके फॉर्म पर साइन नहीं किए। तभी उसे पुलिस का कॉल आता और बताया जाता है कि तुम्हारे छोटे भाई को हमने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो पब्लिक में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है। उसकी वजह से शहर का पीस खत्म हो रहा है। और अब वो अपने दोस्त के साथ कोर्ट में जाता है और जब ये दोनों के दोनों कोर्ट से लौटते हैं तो अब यहाँ पर ट्रॉय का छोटा बेटा उसके साथ फेंस लगाने में उसकी मदद करता है। ट्रॉय का जो दोस्त होता है वो उसे इशारा करता है, जिसके बाद ट्रॉय अपने बेटे को अंदर भेज देता है। और अब उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी लेडी है, उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे पास एक अच्छा परिवार है, तुम उसे धोखा मत दो। मुझे पता चला है कि वो लड़की जो तुम्हें बार में मिली थी तुम उसके साथ अफेयर कर रहे हो। हालांकि ये बात रोज ने भी उससे कई बार पूछी थी पर उसने रोज को हमेशा मना कर दिया, पर वो अपने दोस्त के सामने एक्सेप्ट कर लेता है। पर अब बात हाथ से निकल जाती है क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट है। इस बारे में उसकी पत्नी को पता चल जाता है, जिस वजह से वो ट्रॉय के साथ आर्ग्यूमेंट्स करती हुई बताती है कि किस तरह से मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे धोखा दिया। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं और तभी वो अपनी पत्नी रोज का हाथ जोर से पकड़ लेता है, जिससे उसकी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी उसका छोटा बेटा अंदर से आता है और ट्रॉय को जोर से धक्का देता है, जिस वजह से वो फेंस के ऊपर गिरता है और कहता है कि मेरी मॉम को हर्ट करने की कोशिश मत करना। और इस तरह से इनके परिवार में एक दरार पड़ जाती है। अब ट्रॉय बहुत कम वक्त अपने घर पर बिताता है, वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है। साथ ही अब उसके छोटे भाई को कोर्ट के कहने पर हॉस्पिटल यानी कि नर्सिंग होम भेज दिया गया है, जहां पर उसका ध्यान रखा जाएगा। अब एक रात को ट्रॉय की पत्नी ट्रॉय को बताती है कि जिस लड़की से तुम्हारा अफेयर था, जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है जो कि तुम्हारी बेटी है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और उस छोटी मासूम बच्ची को अपने घर ले आता है और कहता है कि हम बड़ों की फाइट में इस छोटी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं है। शुरू में रोज उस बच्ची को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, पर वो एक अच्छी इंसान है, उसके दिल में ममता है, इसीलिए वो उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने के लिए तैयार हो जाती है। पर अब उसने अपनी जिंदगी से ट्रॉय को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। वो ट्रॉय को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि ट्रॉय ने उसे धोखा दिया है। इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है और अब ट्रॉय का जो छोटा बेटा था उसने फुटबॉल हमेशा के लिए छोड़ दिया है
और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब जब वो अपने घर वापस आ रहा होता है तो उसके पिता ट्रॉय उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे फाइट करो। वो उस पर हाथ उठाते हैं, जिसके बाद उनका बेटा भी बेसबॉल के बैट से उन पर हमला करता है, लेकिन ट्रॉय भी उसी के बेसबॉल बैट से उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसके बाद उसका बेटा वहां से चला जाता है। दरअसल ट्रॉय ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और अब वो डेथ को भी चैलेंज करता है कि आओ मेरा सामना करो। दरअसल ट्रॉय ने अपनी सोच के चलते अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, साथ ही उसका सबसे अच्छा जो दोस्त था वो उससे भी दूर हो गया। 6 साल बीत जाते हैं और अब ट्रॉय की मृत्यु हो चुकी है। उसके छोटे बेटे को फ्यूनरल के लिए छुट्टियां मिलती है, जो कि अब एक मरीन बन चुका है। वो घर वापस आता है। वो 6 सालों के बाद घर वापस आया है, पर वो अपने पिता ट्रॉय के फ्यूनरल पर जाने से मना कर देता है, जिस वजह से उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता के अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन हमेशा उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट करने की कोशिश की। तुम्हें उनके फ्यूनरल पर जाना चाहिए। उसे भी एहसास होता है कि उसकी मॉम सही कह रही है और आज 6 सालों के बाद पहली बार वो अपनी स्टेप सिस्टर को भी देखता है। उसका बड़ा भाई भी वापस आ चुका होता है, जो जेल में था। दरअसल धोखाधड़ी के केस में उसे जेल हो गई थी, पर उसे फ्यूनरल के लिए छोड़ दिया गया है। साथ ही यहाँ पर ट्रॉय के छोटे भाई को भी नर्सिंग होम से छुट्टी मिल गई होती है। वो कहता है कि हमें ट्रम्पेट बजाना चाहिए। उसके पास एक ट्रम्पेट होता है, जिसे बजाकर वो अपने भाई के लिए सेंट पीटर से स्वर्ग के दरवाजे खुलवाना चाहता है। वो 2 बार कोशिश करता है पर सही से नहीं बजा पाता, पर तीसरी बार में वो बहुत अच्छे से बजाता है और तभी बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, जिसकी रोशनी ट्रॉय के पूरे परिवार के ऊपर पड़ती है। ट्रॉय का जीवन मुसीबतों से भरा था। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो कभी किसी से नहीं कह पाया, पर उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। आपको ट्रॉय की जिंदगी की कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।